हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का जो हमारा पहला वाला चैप्टर है, ओके। और ये 10th क्लास का आपका कुमार भारती का चैप्टर है। तो ये सबसे पहला चैप्टर है उठ चल हारिल। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तो सबसे पहले अगर हम जो पोएम है हम उसको स्टार्ट करें, उससे पहले आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जब भी कुछ करते हो लाइफ के अंदर, कोई भी चीज हो, आप पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ के अंदर करते हो, ओके। लेकिन आप करने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके बारे में जानते हो, ओके, तभी आप वो चीज शुरू करते हो। उसी तरीके से पढ़ाई में भी आपको ये रूल अप्लाई करना चाहिए कि आप जो भी कोई भी लेसन पढ़ते हो या कोई भी पोएम आप जब पढ़ते हो, तो आप बिना किसी चीज के, बिना किसी तैयारी के आप वो चीज स्टार्ट कर देते हो। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए जो चीज होती है, कोई भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी लोअर क्लासेस में हो, 10th क्लास में हो, ये आगे जाके हायर क्लासेस में भी ये एप्लीकेबल है, ओके। कि आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग से वो चीज समझ में आनी चाहिए, तभी उसका कुछ फायदा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर एक टाइटल दिया है, वो टाइटल का कुछ तो मतलब होता होगा ना, कि ऐसे ही कोई भी लेखक है, कोई भी जो पोएट है, वो टाइटल ऐसे ही नहीं लिखते हैं। उनका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये टाइटल ये पूरी पोयम के ऊपर बेस है, और ये पोयम के ऊपर जो पोयम के अंदर आपको सारी चीजें लिखने वाली है, जो चीजें आपको समझाने के लिए लिखी गई है, वो सारी चीजें आपको एक टाइटल के अंदर ही सम्मिलित की गई है। तो यहाँ पे जो आप टाइटल देख रहे हैं उठ जल हारी, इसमें एक पक्षी के बारे में कहा गया है, जिसकी पक्षी जिस तरीके से हर एक मुसीबत का सामना करता है, और हर एक सीजन आप देख लो उसको कि हर एक सीजन उसके लिए चैलेंजेस लेके आता है। अगर आप बारिश का सीजन देखो तो उसको घर बनाने के लिए वो अच्छी जगह प्लेस ढूंढता है। फिर अगर वो बारिश खत्म हो गई, फिर उसको खाने के लिए वो अच्छी प्लेस ढूंढता है। अगर गर्मी स्टार्ट हो गई तो उसको पीने के लिए, रहने के लिए वो फिर जगह ढूंढता है। तो ऐसी इसी तरीके से वो साल के पूरे 12 के 12 महीने एक्टिव रहता है, हर एक चैलेंजेस को देखता है, ढूंढता है। अगर आपने सुना भी होगा कि कितने सारे जो पक्षी होते हैं, वो एक पोल से उड़ के दूसरे पोल पे जाते हैं, फॉर बिकॉज ओनली फॉर द फूड, ओके। तो ये सारी चीजें आपके अंदर ये चैलेंजेस नहीं है, फिर भी आज के टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो बहुत जल्दी हार मान जाता है। तो यही सारी चीजें मैं आज के पोयम में समझाना चाहूंगा, जो इससे आप पोयम से थोड़ा सा रिलेटेड होगा, ओके। बहुत ज्यादा रिलेटेड हम नहीं करेंगे पोयम से, ताकि आपको पोयम के बारे में भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानने के लिए मिले। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करके दी जाएगी, ओके। यहाँ पे अगर आप सबसे पहला वाला यहाँ पे जो स्टैंजा देखते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि उड़ चर हाली हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा जिनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए ये चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए ये गति जीवन की, ओके। अभी यहाँ पे बहुत से लोगों को ये जो लाइन है, 4 लाइन, ये पढ़ के बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ओके। तो अपने अपने हिसाब से आप जो आंसर है, जो आपके मन में आ रहा है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब होगा कि सही तरीके से, मतलब इसको एक तरह से जो आपके जीवन से इसको एक तरह से कनेक्टेड किया है, एक पक्षी के जीवन को, ओके। कि जिस तरीके से एक जो हारिल होता है, एक जो पक्षी होता है, उसका जीवन किस तरीके से होता है, कि वो अपने स्टार्टिंग से, जन्म से लेके जब तक वो पूरी लाइफ जीता है, तब तक उसको पहले उड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देख लो तो उसको अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कहीं वो अंडा कहीं जाके फूट ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने फैमिली का ध्यान रख सकता है, उसी तरीके से बाकी जानवर नहीं रख पाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, आपके पास प्रॉपर तरीके से सुरक्षा नहीं है, तो आप कितने ज्यादा असहाय है। आपके पास कभी भी हमला हो सकता है, कोई भी जो प्रेडिटर्स है वो आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यही सारी चीजें एक हारिल के साथ, पक्षी के साथ होती है। तो यहाँ पे उन सब मुसीबतों को झेलते हुए वो एक जो उनका बेबी होता है, वो उनको जन्म देते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं, वो खुद के लिए घर बनाते हैं, वो फूड के लिए एक छोर से दूसरे छोर पे उड़ के जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजों का वो लोग सामना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से रीड करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो पंक्ति दी गई है आपको, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका,
उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। ओके, यहाँ पे ये कहा गया है कि उठ चल हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। यानी उठ, कुछ कर, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब तक तू प्रयास नहीं करेगा, जब तक तू किसी चीज के पीछे मेहनत नहीं करेगा, तब तक वो सफलता तेरे लिए नहीं झुकेगी, तब तक वो सफलता तुझे नहीं मिलेगी। यहाँ पे यही कहा गया है रिलेटेड टू द बर्ड। ओके, जो ह्यूमन लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। और ये खासकर जो आप लोग अभी बोर्ड में हो, तो आपको लगता होगा कि अभी हम बोर्ड का एग्जाम दे देंगे तो हम लोग ने बहुत चीजें अचीव कर ली है, लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे पहला स्टेप है, ये आप ध्यान रखो। ओके, इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी है, बहुत सारी चीजें आपको चैलेंजेस फेस करने हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको फेस करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको तैयार होना ही पड़ेगा। ओके, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एक ऑप्शन होता है तो आदमी उस तरफ चले जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं दिया जाए और जिस क्वेश्चन को आप सोच रहे हो उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है कि आपको उस चीज को फेस करना पड़े, तो आपको उस चीज को फेस करना ही पड़ता है। चाहे जीवन के अंदर आने वाली कोई भी लड़ाई हो, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। ओके, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। और जब तक इंसान के पास पावर होती है, जब तक इंसान के पास शक्ति होती है, तब तक ही वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ सकता है। तो इसके लिए जब तक आपके पास पावर है, जब तक आपके पास एबिलिटी है, जब तक आपके पास चाह है, तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, आपको लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पंक्ति हमें क्या कहती है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पंक्ति को देखते हो तो इसमें ऊपर 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 चढ़ा चिर चल दिग मडल, अनथक पंथों की चोटों में नभ में एक मचा है हलचल, तिनका तेरे हाथों में अमर एक रचना का साधन, जिनका तेरे पंजे में है बिंधना है प्राणों का सदन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसका जो मतलब है, इसका मतलब एक तरह से ये जो पूरा वाक्य दिया है, पूरा एक जो आपको स्टैंजर दिया है, जिसमें क्या है कि एक बहुत ही उत्कृष्ट भावों से इसको वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो समय की परवाह, ओके, जो समय की परवाह ऊर्जा शक्ति और सृजनशीलता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जो समय की समय को समझता है, जो ऊर्जा को समझता है, जो शक्ति को समझता है, वही सारी चीजें वो अचीव कर पाता है। ओके, और इसे व्याख्यान करने के लिए आपको कृपया बताए गए, आपको जो भी आपके लाइफ में आपको जो भी चीजें बताई जाती है कि आपको लाइफ के अंदर इतनी सारी जो मुसीबतें हैं उसका सामना करना पड़ेगा, वो सच्ची कही जाती है। ओके, आपको बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चोट के आपको कोई चीज नहीं मिल सकती। ओके, चाहे आप अगर आप पक्षियों को देख लो कि उनको एक एक तिनका जमा करके वो अपना घर बनाते हैं, और वो घर एक ही आंधी में टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते, अपना हौसला नहीं छोड़ते और फिर वो घर बनाते हैं। और उसी तरीके से वो इस तरीके का घर बना लेते हैं कि वो आंधियों आंधियों में भी टिका रहे, वो वहां से हिले ना डुले ना। ओके, तो ये आपको समझना होगा, तभी आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़े जो आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो इस पंक्ति को हम लोग एक बार देखते हैं। काप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। ओके, अगर आप लाइफ में तीन चार चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करते, ओके, तो आपको असफलता मिलनी बहुत जरूरी हो जाती है और आपको असफलता मिलती ही है। और ये कौन सी चीजें हैं, जैसे अगर आपने फियर से अगर आप फियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, आप अपनी बहुत सारी जो आदतें हैं उनको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके, और आप अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो सोचते हो वो आपके लिए प्रॉपर है या नहीं है, अगर आप इस चीज पे डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको लाइफ के अंदर में एक 110% आपको ये श्योर करके देता हूं कि आपको ये सारी चीजों के बगैर आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, जब तक आप इन चीजों को अवॉइड नहीं करते। तो यही सेम चीजें आपको यहाँ पे कही गई है कि अगर आप जब तक अपने दिशा की तरफ अगर आप एक करके केंद्रित नहीं होते, जिस तरीके से और रामायण के अंदर जो श्री राम है उन्होंने रावण के नाभि को देख के उस नाभि के अंदर बाण छोड़ा था, जिस तरीके से अर्जुन ने पूरी मछली को न देखकर उसके आंख में बाण छोड़ा था, तो ये सारी चीजें कब हुई थी, जब उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित किया था
और लक्ष्य केंद्रित करने के बाद ही उन्हें सफलता मिली थी। तो आपको भी ऐसे ही लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा, तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ओके, तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु स्पंदता का गुरु तूने पहचान लिया है। ओके, और जो हमारा मानव शरीर है, ऑफ कोर्स सभी को पता है मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन उसको मिट्टी में ही चले जाना है। लेकिन क्या आपको हमारा मानव जीवन क्या उसी के लिए है? नहीं। हमारे मानव जीवन में बहुत सारी जो चीजें होती है वो करने के लिए होती है कि हम अपने मानव जीवन को किस तरीके से सार्थक बना सकते हैं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है वो कुछ पीढ़ियां हमें याद रखे और हम पर गौरव महसूस करे। तो इस तरीके से आपको अपने कार्य को करना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझता तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछना सबसे अच्छी आदत होती है। और आप लोग हमारे किस तरीके से हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं उस पर भी आप हमें रिव्यू दे सकते हो, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी चीजें हमें बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उससे ज्यादा हमें बहुत एक इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या चीजें सुधार सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं जिसमें कहा गया है कि मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है? तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? आज उसी ऊर्ध्वन ज्वाल का तू है दुर्वे वार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना ये तिनका, सूने पथ का एक सहारा। ओके, और अगर आप देखते हो तो मैंने जिस तरीके से कहा है कि आप जिस मिट्टी से जन्मे हो, क्या आप उसी मिट्टी में मिलने के लिए पैदा हुए हो? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि वो सारी चीजें रियलिटी है कि आप जन्मे हो जहां से आप उसी में चले जाओगे, लेकिन उसके अंदर आप जब जन्मे हो तो उस जीवन का कुछ तो सार्थकता होनी चाहिए कि आप जन्म लेते हो तो आपने अगर कुछ कार्य नहीं किया सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए या फिर दूसरों के लिए, तो आपके जीवन का जो सार्थक है वो पूरा नहीं होता है। ओके, आपको लोग आपके बनने के बाद बिल्कुल याद नहीं रखते, तो इस तरीके का कार्य आपको बिल्कुल नहीं करने हैं कि आपको दो लोग याद भी ना रखे। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि आप हमेशा स्वयं को किसी से कम मत समझिए, आप वो काम करते जाइए जिससे लोगों की भलाई हो, जिससे लोग आपको पसंद करें, दो लोग आपके बारे में बात करें, अच्छी बात करें। तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ओके, और हमें हमेशा उड़ने की जो एक इच्छा है वो हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मिट्टी से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी से जुड़े रहकर काम करना ये सबसे अच्छी बात है कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हो, लेकिन अगर आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, अपने जीवन के ऊपर काम कर रहे हो, अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, आप दूसरों की मदद कर रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपका जीवन एकदम सार्थक है। ओके, जिस तरीके से अगर आप देखोगे कि एक डंडे की जो ताकत होती है वो किस तरह से पता चलती है कि उस डंडे में अगर मैं किसी सत्याग्रह का, किसी आंदोलन का, ओके, किसी फ्रीडम फाइटर का अगर उसके अंदर में झंडा लगा दूं तो उस झंडे की जो ताकत है, उस डंडे की जो ताकत है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर वही डंडा किसी अफसर के पास चला जाए, किसी पुलिस वाले के पास चला जाए, किसी बहुत अच्छे इंसान के पास चले जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही डंडा किसी ऐसे के पास चले जाए जो उसको शाम को खाने के अंदर जला दे, तो उसकी ताकत वो बहुत ज्यादा कम आंक रही है। तो ये अपनी ताकत है कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके, नहीं तो आप भी बहुत जो लोग हैं जिनको निगलेक्ट किया जाता है आप उनकी तरह निगलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो आपको उस तरीके से अपने जीवन को बिल्कुल नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद वापस हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। ओके, तो एक बार मैं ये सेलेक्ट कर लूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है ये हम देखते हैं, इसको एक सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि मिट्टी से जो छीन लिया है वो तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधक की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। जिनका पथ भी धूल स्वयं तू, हे अनंत की पावन धूलि, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बदल अमृता छू ली। ओके, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो अपनी मिट्टी को छीन लिया है ना, जो आपने मिट्टी से जो गद्दारी की है, ओके, वो आपका बिल्कुल धर्म नहीं है। और आपको हमेशा ये चीज सीखनी चाहिए कि आप ऐसा बोलते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि आपने कुछ नहीं लाया है और आप कुछ लेके नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई एक लोगों की जो एक बद्दुआ होती है, यानी लोग आपके बारे में जो गलत बातें करते हैं या फिर लोग आपसे घृणा करते हैं, वो सारी चीजें आपके साथ हमेशा रहती है।
अगर आप नहीं रहोगे ना तो भी आपके बारे में वैसी ही बातें हुआ करेगी कि हाँ ये आदमी अच्छा नहीं था, जब भी आपके बारे में टॉपिक निकलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि आपने कुछ नहीं लाया तो आप कुछ नहीं लेके जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो किया वो आपको नहीं पता चलेगा। आपने जो किया उसका फल आपको मिलता है और ये आपको हमेशा के लिए मिलता है। ओके, अगर आपने अच्छा कार्य किया तो आपको बहुत टाइम तक याद रखा जाएगा। ओके, आपने अगर बुरा काम किया तो आपके जाने के बाद भी लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको अच्छा नहीं कहेंगे। ओके, और जीवन का यही एक साधक होना चाहिए कि आप किस तरीके से कर्म करें। आप कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। अगर आप अच्छे कार्य करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट अगर आप दो लोगों को ऐसे फ्री में ही पढ़ाते हो, या फिर आप दो लोगों को ऐसे ही किसी चीज में मदद करते हो, उनके होमवर्क में मदद करते हो, आप कभी भी उनके पास जाओगे ना, आप कभी भी जाओ, आप उनका, अगर आप सोचो आप 10th क्लास में हो, अगर आप किसी 9th क्लास 8th क्लास के बच्चे को अगर आप कुछ चीजें समझा रहे हो, अगर आप उसको 2 साल बाद भी मिलोगे ना, अगर आपने 2 साल तक उसके साथ दूरी बनाए रखी, तो भी आपको वो पहचान जाएगा, और आपको वो हमेशा आपको एक अप्रिशिएट करेगा कि हाँ, इन्होंने मुझे 2 साल पहले ये सारी चीजें समझाई थी और मुझे वो समझी थी। मैं इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं इन्हें बहुत ज्यादा थैंकफुल करता हूँ कि उस टाइम इनकी वजह से मैं बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीख पाया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए स्टूडेंट। मेरा यही कहना होता है कि आप कोई भी काम करो, अच्छा करो, क्योंकि अच्छे काम के मतलब रिजल्ट बहुत देर से आते हैं लेकिन अच्छे ही आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे बढ़े, जो हमारी आखिरी पंक्ति है, और ये पंक्ति के बाद हम लोग थोड़ा सा इसके सार के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उषा जाग उठी प्राची में आह्वान ये नूतन नूतन दिन का। ओके, यहाँ पे उड़ चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। ओके, यहाँ पे इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आप अपने जीवन में अगर सच में सफल होना चाहते हो ना स्टूडेंट लोग, तो आपको सच में उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आप अगर देख लो आज के टाइम पे कितना ज्यादा कंपटीशन है। ओके, अभी आप 10th में हो, लेकिन अगर आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ओके, उसके बाद आपके अंदर एक दिमाग में थॉट आने लगेगा कि आपको क्या करना है। तब उस समय पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कि आपके पास 11th 12th एक ऐसा स्टेज होता है ना 10th के बाद। तो इसके लिए अगर आप 10th के अंदर बहुत अच्छे स्कोर करते हो तो आप 11th 12th के अंदर बहुत आसानी से वो सारी चीजें समझ जाते हो। लेकिन अगर आपने 10th के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो आपको 11th 12th का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि 11th 12th पूरा चेंज हो जाता है 10th के कंपैरिजन में। आपको एक सब्जेक्ट की जगह चार चार सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक ही सिलेबस के, एक ही सब्जेक्ट की, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगती है। तो आपको वो सारी चीजें अभी से समझनी होगी, और ये भी एक लाइफ का मुसीबत है, लाइफ की टेंशन है, जिसको आपको समझना है, जिसको आपको पार करना ही पड़ेगा। आप उस चीज से भाग ही नहीं सकते। ओके, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ के अंदर आती है, आप उस चीज को किस तरीके से टैकल करते हो, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ये आपके ऊपर है। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरी पोयम है, पूरी जो कविता है, यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए हैं, आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। और आपको ये जो पोयम के अंदर है, ये पोयम के अंदर से ही आपको ये पूरा दिया गया है। यानी जो हारिल होता है एक पक्षी होता है, जो हमने बताया था महाराष्ट्र का पक्षी है। और आई होप कि सारे आप बच्चे महाराष्ट्र के ही होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और ऑफ कोर्स हम आपसे एक ना एक दिन आपके विलेज में आके मिलेंगे। हम अलग अलग विलेज का ऐसा एक जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बहुत सारी जो एजुकेशनल चीजें हैं वो हम उनके साथ करेंगे। और मेरा यही है कि मैं उन बच्चों की कुछ हेल्प कर सकूं, जो बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट है। मैं नहीं कह सकता कि आप, अगर आप एक तरह से अगर आप पुणे और मुंबई और नागपुर और ऐसे दो तीन जो जगह हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप है, अगर आप उनको छोड़ दे, तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वैसी जगह जाके एक तरह से वो कार्य करना चाहता हूँ। ये मेरा एक तरह से थॉट है, और शायद एक तरह से बहुत मैं सोचता हूँ इसके बारे में। तो ये सारी चीजें आप ही लोग पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।